So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class, जिसमें हम लोग हिस्ट्री में अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और लगभग पिछले इस हफ्ते में हम लोगों ने हिस्ट्री का ही ये चैप्टर पढ़ा है और आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो आज हम लोग कवर करेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि पैस्टोरलिस्ट की लाइफ अफ्रीका में कैसी थी, किस तरीके से कॉलोनियल रूल वहां पर भी उन पर इफेक्ट किया। तो कल हम लोगों ने देखा था 2 पॉइंट। वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गॉन, जो उनका ग्रेजिंग लैंड था वो कहां चला गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, जो बॉर्डर्स थे, जो उनकी एक जैसे जो अलग अलग पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी, उनकी क्या कहते हैं बाउंड्री क्या थी, वो एक क्लोज्ड वे में थी। वो उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते थे। बाहर जाते तो उनको दिक्कतें होती थी, पनिशमेंट मिलती थी, एक कन्फाइनमेंट में वो हो गए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी टॉपिक से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या दिक्कतें हुई हमारे पैस्टोरलिस्ट को। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं हमें आज क्या क्या चीजें कवर करनी है। चैप्टर नंबर 5, पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कल हम लोगों ने पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका मेन टॉपिक में 2 सब टॉपिक देखा, वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गॉन एंड द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। आज हम लोग देखेंगे व्हेन पास्चर्स आर ड्राई, व्हेन पास्चर्स ड्राई, और दूसरा है नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। मतलब जितने भी पैस्टोरलिस्ट थे वो एक समान इफेक्ट नहीं हुए, कुछ पर ज्यादा इफेक्ट पड़ा और कुछ पे कम इफेक्ट पड़ा, कुछ को ज्यादा दिक्कतें हुई, कुछ को कम दिक्कतें हुई। और इस तरीके से फिर हम लोग पहुंचेंगे अपने चैप्टर के कंक्लूजन में, और चैप्टर के कंक्लूजन में एक पूरी तरीके से जिस्ट रहता है, हमारे समराइज वे में रहता है हमारा पूरा चैप्टर कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, तो अब सीधे चलते हैं अपने एनसीईआरटी की तरफ, अपने इस चैप्टर की तरफ, लास्ट टाइम व्हेन पास्चर्स ड्राई। ठीक है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा भाई, जिससे लाइन बाय लाइन सब कुछ आपको क्लियर होती रहे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने एक पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी का डिस्कशन किया था जिसका नाम था मसाई। ठीक है, तो उसी की कहानी को आगे हम बढ़ाएंगे। Drought affects the life of pastoralists everywhere. When rains fail and pastures are dry, cattle are likely to starve unless they can be moved to areas where forage is available. ठीक है, कह रहे हैं कि जो ड्रॉट होता, जब सूखा पड़ता था, जब बारिश अच्छी मात्रा में नहीं होती थी, तो पैस्टोरलिस्ट की लाइफ हर जगह इक्वली क्या होती थी, इफेक्ट होती थी। ठीक है, तो पास्चर्स आर ड्राई का मतलब है कि बारिश का ना होना, पास्चर्स का ना होना। तो ये सब क्या करते थे, स्टार मतलब कि दिक्कत होने के कारण मर जाना या बहुत ही ज्यादा दिक्कत परेशानी हो जाना। तो इस तरीके से इनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी जब बारिश नहीं होती थी। दैट इज वाई ट्रेडिशनली पैस्टोरलिस्ट आर नोमैडिक। इसी वजह से जो ट्रेडिशनल रूप में जो पैस्टोरलिस्ट थे वो नोमैडिक हुआ करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमा करते थे। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दिस नोमैडिज्म अलाउज देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस। और इस नोमैडिज्म की वजह से, इस नोमैडिक ये जो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इधर से उधर घूमने का, इसी वजह से ये अपनी लाइफ को क्राइसिस से बचा भी पाते थे कि आज इस एरिया में बारिश नहीं हो रही है, पास्चर नहीं हुए हैं, तो दूसरे एरिया में पहुंच जाओ, वहां पे पास्चर जम के खाओ। But from the colonial period, the Maasai were bound down to a fixed area, confined within a reserve and prohibited from moving in search of pasture. लेकिन जैसा कल हम लोगों ने देखा था कि मसाई जो हमारी पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, इसको एक कन्फाइंड एरिया में रख दिया गया कि आप इस एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे। और वो एरिया बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा नहीं था इनके लिए, वो सेमी एरिड रीजन था। भाई ये ब्रिटिशर्स बड़ा दिमाग लगाए, ये जमीन दिए भी इन मसाई पैस्टोरलिस्ट को, तो ऐसी जमीन दिए जहां पर उनका कल्टीवेशन नहीं हो सकता था, जहां पर ब्रिटिशर्स का कल्टीवेशन नहीं हो सकता था, जहां से वो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते थे। तो वो क्या कह दिए कि अच्छा भाई साहब, मसाई लोग तुम लोग बहुत अच्छे हो, इसलिए तुमको थोड़ी सी लैंड दे देना है, उसी में रहो, लेकिन वहां से बाहर मत निकलना। ठीक है, तो इस तरीके से बात हुई।
They were cut off from the best grazing lands and forced to live without a semi-arid tract prone to frequent droughts. और उनको ऐसे ऐसे एरिया में रखा गया, सेमी एरिड एरिया में रखा गया जो कि ड्रॉट्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉन था। मतलब वहां पे ड्रॉट, सूखा बहुत ज्यादा होता था, वहां बारिश बहुत कम होती थी। ठीक है। Since they could not shift their cattle to place where pastures were available, large number of Masai cattle died of starvation and disease in these years of drought. ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये जो पैस्टोरलिस्ट मसाई थे ये लोगों को अपने कैटल्स को दूसरी जगह पहुंचा नहीं पा रहे थे पास्चर्स के लिए। तो वहां जब पास्चर खत्म हो गया तो इनके कैटल धीरे धीरे करके भूखमरी के कारण मरने लग गए। An inquiry in 1930 showed that the Maasai in Kenya possessed 7,20,000 cattle, 8,20,000 sheep, and 1,71,000 donkeys. In just 2 years of severe drought, 1933-1934, over half the cattle in the Maasai Reserve died. तो मसाई रिजर्व जहां पर ये अपने कैटल्स वगैरह को रखते थे, ये इनकी दो साल में जो ड्रॉट पड़ा, जो सूखा पड़ा, उसमें पूरे आधे से ज्यादा इनके जो कैटल थे वो खत्म हो गए। कैटल हो गई, शीप हो गई, डंकीज हो गए, ये आधे से ज्यादा खत्म होने लग गए। As the area of grazing land shrank, the adverse effect of the droughts increased in intensity. The frequent bad years led to a steady decline of the animal stock of the pastoralist. कह रहे हैं जैसे जैसे grazing land का एरिया श्रैंक होने लगा, सिकुड़ने लग गया, वैसे ही ड्रॉट्स की इंटेंसिटी, ड्रॉट्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और अगर 2-3 साल लगातार ड्रॉट पड़ गया तो उस तरीके से इनके एनिमल पर क्या हुआ, एनिमल स्टॉक पर एडवर्स इफेक्ट हुआ, इनके एनिमल स्टॉक लगातार डिक्रीज होने लग गए। अब इस मेन टॉपिक का जो हमारा पैस्टोरलिस्ट इन अफ्रीका है, इसमें हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। मतलब जितने भी पैस्टोरलिस्ट थे वो एक समान उन पर नुकसान नहीं हुआ, कुछ को ज्यादा कुछ को कम नुकसान हुआ। ऐसा क्यों, देखते हैं। इन मसाई लैंड एज एल्सवेयर इन अफ्रीका, नॉट ऑल पैस्टोरलिस्ट वर इक्वली अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द कॉलोनियल पीरियड। कह रहे हैं कि मसाई लैंड में जो कि अफ्रीका में है, वहां पर सभी के सभी पैस्टोरलिस्ट इक्वली अफेक्टेड नहीं हुए कॉलोनियल पीरियड से। इन प्री कॉलोनियल टाइम मसाई सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एल्डर्स एंड वॉरियर्स। कह रहे हैं प्री कॉलोनियल टाइम मतलब कॉलोनियल टाइम से पहले की बात कर रहे हैं। तो मसाई सोसाइटी 2 ग्रुप्स में, 2 सोशल कैटेगरीज में डिवाइड थी, एक थी एल्डर्स और दूसरी वॉरियर्स थी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान समझो। मसाई प्री कॉलोनियल टाइम में, मतलब जब अंग्रेज अफ्रीका में आए उसके पहले की बात जब कर रहे हैं, तो एल्डर्स और वॉरियर्स में इनकी सोसाइटी बटी हुई थी, दोनों के अलग अलग काम थे। द एल्डर्स फॉर्म द रूलिंग ग्रुप एंड मेट इन पीरियोडिक काउंसिल टू डिसाइड ऑन द अफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड सेटल डिस्प्यूट। एल्डर्स का काम क्या होता था, ये रूलिंग ग्रुप हुआ करता था। ये क्या होता था, रूलिंग ग्रुप, और ये पीरियोडिकली एक दूसरे से मिलते थे और कुछ अगर डिस्प्यूट है कम्युनिटी में तो उसको सॉल्व करने का काम होता था। ठीक है, तो ये रूलिंग ग्रुप हुआ करता था। वॉरियर्स का क्या काम था, द वॉरियर्स कंसिस्टेड ऑफ यंगर पीपल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब। जो वॉरियर्स थे उनका काम था, उसमें ज्यादातर यंग लोग थे, जवान लोग थे, और उनका काम था ट्राइब की प्रोटेक्शन करना। दे डिफेंडेड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड कैटल रेड्स। ये कम्युनिटी को डिफेंड करते थे दूसरे कम्युनिटी से, दूसरे दुश्मनों से, और कैटल रेड्स ऑर्गेनाइज करते थे। कैटल रेड्स इनका एक क्या होता था, एक खेल की तरीके से होता था, कंपटीशन होता था। कैटल रेड्स मतलब कैटल को चुराना। रेडिंग वॉज इंपॉर्टेंट इन अ सोसाइटी वेयर कैटल वॉज वेल्थ। ठीक है, रेडिंग मतलब अभी तुमको यहाँ की कहानी बता रहे हैं, पहले देख लेते हैं। इट इज थ्रू रेड्स दैट द पावर ऑफ डिफरेंट पैस्टोरल ग्रुप्स वॉज असर्टेड। Young men came to be recognized as members of the warrior class when they proved their manliness by raiding the cattle of other pastoral groups and participating in wars. तो इनका काम क्या होता था कि दूसरे
जो ये वॉरियर्स का काम क्या होता था कि दूसरे जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी वहां से जाकर के उनके कैटल्स को चुरा लाते थे, कैटल्स को चुरा लाते थे, और कैटल्स को चुरा लिए तो वो फिर इनकी कम्युनिटी में बहुत बहादुर आदमी माना जाता था। तो उसको क्या करते थे, अगर इनकी जो आर्मी वगैरह रहती थी तो उसमें उसको एक उचित स्थान, ऊंचा स्थान देते थे। तो इस तरीके से इन लोगों का ये कैटल रेड्स चलता था। कैटल रेड से क्या होता था, ये पता चलता था कि हमारे में से बहादुर आदमी कौन है कि जो दूसरे पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के जाकर के कैटल्स को चुरा सकता है और पकड़ा ना जाए। They, however, were subject to the authority of the elders. और वॉरियर्स एल्डर्स के अंडर काम करते थे, ठीक है। एल्डर्स जो कहते थे वो वॉरियर्स मानते थे। फिगर 16 इसको रीड कर लेना। ये देख रहे हो भाई सब मसाई के किस तरीके से कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, ठीक है। To administer the affairs of the Masai, the British introduced to administer the affairs of the Masai। अब ब्रिटिश की कहानी यहां पे आ गई। वो जो पिछले हम कहानी पढ़े हैं वो ब्रिटिश की थी, प्री कोलोनियल पीरियड, ठीक है। अब यहां पे ब्रिटिश इंटरफेयर कर रहे हैं, तो देखो क्या होता है। To administer the affairs of the Masai, the British introduced a series of measures that had important implication. They appointed chiefs of different subgroups of Masai who were made responsible for the affairs of the tribe। अब जब यहां पर ब्रिटिश आई तो ब्रिटिश क्या देखी कि यहां पर दो ग्रुप्स में, एक मसाई में दो ग्रुप्स है, एल्डर्स और वॉरियर्स। तो एल्डर्स में ही कुछ लोगों को उठा करके इन्होंने चीफ बना दिया, ठीक है। उनके ही ग्रुप के लोगों को क्या बना दिया, चीफ बना दिया। द ब्रिटिश imposed various restrictions on raiding and warfare. Consequently, the traditional authority of both elder and warriors was adversely affected। और फिर क्या हुआ, जब इन्होंने चीफ बना दिया कुछ लोगों को, तो जो इन लोगों के यहाँ सिस्टम चलता था एल्डर्स और वॉरियर्स का, वो पूरी तरीके से बिखर गया। इन्होंने कैटल रेट्स पे क्या कर दी, पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये सब गलत काम है, ये सब मत करो, चुराने उराने काम मत करो, ठीक है। और बिल्कुल भी जो भी वॉरफेयर ये लोग करते थे, अपने आप को युद्धाभ्यास करते थे युद्ध का, वो सब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने बंद करा दिया, वो अपना सिस्टम यहां पर लागू कर दिए। द चीफ अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफन एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम, ठीक है। तो जो चीफ अपॉइंट किए गए थे, चीफ इन्हीं की तरफ से थे, ठीक है। चीफ किसकी तरफ से, तो मसाई के ही एल्डर्स में से किसी को बना दिया गया था। इनकी जो व्यवस्था थी उसको ध्वस्त करके ब्रिटिशर्स ने अपनी व्यवस्था लगाई, उन्हीं के बीच में से एक आदमी को क्या बना दिया, चीफ। और चीफ को ये बीच बीच में कुछ वेल्थ भी देते रहते थे, पैसे भी देते रहते थे, फूट करा रहे हैं उनके बीच में कि देखो हम तुम्हें राजा यहाँ का बना रहे हैं और इन लोगों पर तुम रूल करो, और रूल कैसा करोगे, जैसा हम कहेंगे। दे हैड अ रेगुलर इनकम विद विच दे कुड बाय एनिमल्स, गुड्स एंड लैंड। They lent money to poor neighbors who needed cash to pay taxes. Many of them began living in towns and became involved in trade. तो जिनको ये चीफ बनाए थे उनको रेगुलर बेसिस पे पैसे वैसे देते थे, और उस पैसे से वो लोग एनिमल्स, गुड्स और लैंड खरीद सकते थे, और जो इनके बगल में पुअर नेबर्स हैं उनको उधार पर या फिर कुछ ब्याज पर ये लोग पैसे भी दे देते थे, ठीक है। और उनमें से कुछ जो चीफ थे, अब वो भाई बड़े साहूकार बन गए, अच्छा खासा पैसा आने लगा, तो वो टाउन्स में रहने लगे और ट्रेड वगैरह करने लगे। Their wives and children stayed back in the villages to look after the animal. These chiefs managed to survive the devastation of war and drought. They had both pastoral and non-pastoral income and could buy animals when their stock was depleted. तो भाई साहब ये जो चीफ थे ये थे तो मसाई वाले ही, लेकिन जब इनको चीफ बना दिया तो इनके पास पैसे आने लगे, तो जो भी ड्रॉट वगैरह पड़ता था, जो भी सूखा पड़ता था, लड़ाई झगड़ा होता था, वॉर होती थी, तो उससे इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि इनके पास दो सोर्स थे इनकम के, एक पेस्टोरल और एक नॉन पेस्टोरल इनकम, जो ट्रेड वगैरह करके इनकम पाते थे। But the life history of the poor pastoralists who depended only on their livestock was different. Most often they did not have the resources to tide over bad times. लेकिन जो पुअर पेस्टोरलिस्ट थे, जो पुअर मसाई वाले थे, वो क्या किए, वो तो सिर्फ और सिर्फ पेस्टोरलिस्ट की इनकम में, अपनी लाइव स्टॉक की इनकम पर ही डिपेंड थे। तो इसलिए जब भी ड्रॉट वगैरह होता था, वॉर होती थी, तब इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होता था। In times of war and famine, they lost nearly everything. They had to go looking
for work in the towns. Some eked out a living as charcoal burners, others did odd jobs. तो कह रहे हैं कि जब भी वॉर का या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर का समय होता था तो ये लगभग सब कुछ ही इनका खत्म हो जाता था, ठीक है। इनके कैटल्स खत्म हो जाते थे, इनकी लाइफ पे भी काफी इफेक्ट पड़ता था, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ जाते थे, टाउन्स में कुछ काम वाम करने जाते थे और ये अपनी लाइफ को चलाते थे। इकड़ मतलब बढ़ाना या चलाना, ठीक है। ये चलाते थे अपनी लाइफ को चारकोल बर्नर्स बन के या फिर बहुत ही कठिन कठिन जॉब्स करके, ठीक है। द लकी कुड गेट मोर रेगुलर वर्क इन रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और कुछ उसमें से लकी भी होते थे जिनको रेगुलर वर्क मिल जाता था, मतलब रोज पैसे ही आने का एक स्रोत मिल जाता था कि इनको रोड या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगा दिया गया। द सोशल चेंजेस इन मसाई सोसाइटी अकर्ड एट 2 लेवल्स। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से पुअर पेस्टोरलिस्ट और रिच पेस्टोरलिस्ट में यहाँ पर मसाई में क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, ठीक है, ड्यू टू द कोलोनियल रूल, ठीक है। कोलोनियल ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग लगाया और इन दोनों में विभाजन करा दिया। आगे, द सोशल चेंजेस इन मसाई सोसाइटी अकर्ड एट 2 लेवल्स। 2 लेवल्स पर मसाई में सोशल चेंजेस आए। फर्स्ट, द ट्रेडिशनल डिफरेंस बेस्ड ऑन एज बिटवीन द एल्डर्स एंड वॉरियर्स। कह रहे हैं पहला जो सोशल चेंज है वो ट्रेडिशनल है, ठीक है, परंपरागत रूप से है कि एज के बेस पे था कि कुछ लोग एल्डर्स हैं, कुछ लोग वॉरियर्स हैं। जो थोड़ा सा एजड हो गए हैं उनको एल्डर्स की श्रेणी में गिना जाएगा और जो अभी जवान हैं, जो लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, उनको वॉरियर्स। was disturbed through it did not break down entirely, ठीक है। ये जो ब्रिटिशर्स ने इसको डिस्टर्ब करने का प्रयास तो किया लेकिन पूरी तरीके से ये ब्रेक डाउन एल्डर्स और वॉरियर्स का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। सेकंड, अ न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्दी एंड पुअर पेस्टोरलिस्ट डेवलप। और दूसरा जो सोशल चेंज हुआ ड्यू टू द ब्रिटिशर्स वो ये हुआ कि वेल्दी और पुअर पेस्टोरलिस्ट में क्या हो गया, डिस्टिंक्शन हो गया कि वेल्दी पेस्टोरलिस्ट हैं, इनको दिक्कत नहीं होगी, ड्रॉट आए, फेमाइन आए, कुछ भी हो। लेकिन जो पुअर पेस्टोरलिस्ट हैं उनके पास इनकम का सिर्फ एक स्रोत है, वो है उनका पेस्टोरलिज्म, तो उससे उनको दिक्कत होती थी। अब आते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, वो है कॉन्क्लूजन। So we see that pastoralist communities in different parts of the world are affected in a variety of different ways by changes in the modern world. कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी वो दुनिया भर के अलग अलग हिस्से में, यहाँ पर तो हम लोग इंडिया और अफ्रीका का एग्जांपल लिए, लेकिन और भी कंट्री में जो भी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी, मॉडर्नाइजेशन जब आया तब उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आई। मॉडर्नाइजेशन का मतलब जब ग्रेजिंग लैंड्स को कल्टीवेशन लैंड में चेंज किया जाने लगा, जब इंडस्ट्री लगने लग गई, तब इनके लाइफ में काफी चेंजेस आए। न्यू लॉज एंड न्यू बॉर्डर्स अफेक्ट द पैटर्न्स ऑफ देयर मूवमेंट। नए लॉज और नए बॉर्डर्स, नई बाउंड्री बन गई अलग अलग देशों की, तो इनके जो मूवमेंट का पैटर्न्स था उसमें चेंज आया। विद इंक्रीजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर मोबिलिटी, pastoralists find it difficult to move in search of pastures. As pasture land disappear, grazing becomes a problem, while pastures that remain deteriorate through continuous overgrazing. Times of drought become times of crisis when cattle die in large numbers. कह रहे हैं कि जब इनके मोबिलिटी पर, जब इनके मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया तो ये अपने कैटल्स का जो पास्चर था उसको इकट्ठा करने में इनको दिक्कत होने लगी, ठीक है। और जब एक ही जगह पे इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, बाउंड्री कर दिया, कन्फाइनमेंट कर दिया गया, तो इनको एक ही जगह पर अपने पेस्टोरल जो इनके कैटल्स हैं उनको क्या करना पड़ता था, ग्रेजिंग करानी पड़ती थी, तो वहां से भरपूर मात्रा में पास्चर उनको नहीं मिल पाता था। Yet, pastoralists do adopt to new times. They change the paths of their annual movement, reduce their cattle members, press for rights to enter new areas, exert political pressure on the government for relief, subsidy, and other forms of support, and demand a right in the management of forest and water resources. ठीक है, पेस्टोरलिस्ट ने क्या किया, फिर नए जमाने के साथ थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करने के लिए सोचा। उन्होंने अपना जो मूवमेंट था, एनुअल मूवमेंट था, उसमें कुछ चेंजेस ले आए, अपने कैटल्स को कम किया, ठीक है। कैटल्स को कम करेंगे तो जो फॉरेज है, जो पास्चर है, वो इनको अच्छे तरीके से मिल पाएगा।
और अपनी राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए भी ये पॉलिटिकली प्रेशराइज किए गवर्नमेंट को कि हम लोग इतनी तादाद में हैं, हम लोगों का ध्यान दीजिए कि हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग अपने कैटल को कैसे रखेंगे। तो अपनी डिमांड के लिए ये मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज में लगातार आवाज उठाते रहे हैं। पैस्टोरलिस्ट आर नॉट रिलिक्स ऑफ द पास्ट, दे आर नॉट पीपल हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, रिलिक्स मतलब होता है अवशेष। ठीक है, अवशेष, अवशेष का मतलब जो इतिहास में था और अब भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो कह रहे हैं पैस्टोरलिस्ट आर नॉट रिलिक्स ऑफ द पास्ट, पैस्टोरलिस्ट कोई अवशेष नहीं है। दे आर नॉट पीपल हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये ऐसे पीपल नहीं है जिनका मॉडर्न वर्ल्ड में कोई मतलब ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। Environmentalists and economists have increasingly come to recognize that pastoralist nomadism is the form of life that is perfectly suited to many hilly and dry regions of the world. Environmentalist का जो environment के बारे में अच्छी चीजें जानते हैं, उनके बारीकियों के बारे में जानते हैं, प्लस इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री होते हैं, उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया है कि पैस्टोरलिस्ट की जो लाइफ होती है, पैस्टोरलिज्म जो एक एक्टिविटी है, ये एक लाइफ स्टाइल है, ये बहुत ही जरूरी है इन्वायरमेंट के लिए, हिली एरियाज के लिए, ड्राई रीजन्स के लिए, ये बहुत ही जरूरी है पैस्टोरलिज्म। ठीक है, तो ये कोई मतलब एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं है, लाइफ स्टाइल नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है इन्वायरमेंट के दृष्टि से। तो इकोनॉमिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट का ये मानना है। तो इस तरीके से अपना चैप्टर हो जाता है यहां पर खत्म। तो अब तुम्हारा काम आ जाता है भाई। तो काम आज क्या करोगे, जितना चैप्टर, जितनी चीजें आज हम पढ़ाए हैं उसकी वही तुम्हें अपनी समझ करके, रीडिंग करके एक्सप्लेनेशन करना है, प्लस मैथ का आज हम लोग को जो भी एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं वो आज कंप्लीट कर देने हैं। ठीक है, जिससे ये चैप्टर आज हम लोग द एंड कर सकें और कल एक अच्छा सा टेस्ट हो सके तुम्हारा संडे को, यदि आते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।